नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर जॉब अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व भारती रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इन डिटेल। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये विश्व भारती नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट का डिटेल नोटिफिकेशन है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है यहाँ पे 16 में दिया गया है। रात के 12 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। और ये जो एप्लीकेशन लिंक है ये एक हाइपर लिंक है। आप जब नोटिफिकेशन में जाके इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो आपको एप्लीकेशन पोर्टल पर रीडायरेक्ट कर देंगे, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिए गया है और यहाँ पे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा गया है। नीचे नोटिफिकेशन में जब आएंगे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से पोस्ट पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज थोड़ा ज़्यादा है, पहले उनको डिस्कस कर लेंगे। इधर आएंगे, अपर डिवीज़न क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 4 पोस्ट है। 29 पोस्ट इधर है। जनरल कैटेगरी के लिए 12 पोस्ट है। EWS के लिए 2 पोस्ट है। OBC के लिए 6 पोस्ट है। SC कैटेगरी 7 पोस्ट है। ST में 1 पोस्ट है। PWD जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, वहाँ पे 1 पोस्ट है। और ये जो एब्रीविएशन आप देखते हैं VD, HD, OD, MD, ये सब एब्रीविएशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम आपको बाद में दिखा देंगे। इसके बाद जो पोस्ट ज़्यादा है वहाँ पे लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है। ग्रुप सी लेवल 2 पोस्ट है। टोटल 99 पोस्ट है। UR कैटेगरी में 36 पोस्ट है। EWS में 10 पोस्ट है। OBC में 22 पोस्ट है। SC में 22 पोस्ट है। ST में 5 पोस्ट है। और PWD कैटेगरी में 4 पोस्ट है। ये डिटेल आपको बाद में मिल जाएगा एब्रीविएशन के सेक्शन में। उसके बाद आएंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी लेवल 1 पोस्ट है। 405 टोटल पोस्ट है, जिस पे हम देख सकते हैं कि 177 जनरल कैटेगरी का वैकेंसी है। EWS में 40 वैकेंसीज़ है। OBC में 89 वैकेंसीज़ है। SC में 70 वैकेंसीज़ है। ST में 13 वैकेंसीज़ है। और PWD में टोटल 16 वैकेंसीज़ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि वैकेंसी सबसे ज़्यादा जिसमें है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल 1 45 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज आपका ब्रेकअप है। अब जाके जब नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेंगे आपको दिख जाएगा। और लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल 1 30 पोस्ट है। यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज ये डिवीज़न आपको मिल जाएगा जब आप नोटिफिकेशन को देखेंगे। बाकी और कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकला है ज़रा देख लेते हैं। पहले है आपका ग्रुप ए रजिस्टर टेन्योर पोस्ट है। अब ये टेन्योर का मतलब क्या है हम नोटिफिकेशन जब देखेंगे तब एक्सप्लेन कर देंगे। ये वैकेंसीज़ है आपका, एक है UR में। फिनेंस ऑफिसर, ये भी टेन्योर पोस्ट है। क्या मतलब है हम डिटेल में जब नीचे जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में वहाँ पे लिखा है, हम देख लेंगे। लाइब्रेरियन का एक है। डेप्यूटी रजिस्टर ग्रुप ए लेवल 2 का 1 पोस्ट है। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर डेपुटेशन, मतलब ये शायद कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट का मतलब है आपको एक डेपुटेशन एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए दिया जाएगा, ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्रुप ए एकेडमिक लेवल 10 पोस्ट है 6। असिस्टेंट रजिस्टर का ग्रुप ए लेवल 10 पोस्ट है 2, आपको इधर दिख जाएगा कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। सेक्शन ऑफिसर का 4 है। ये 3 पोस्ट तो हमने पहले डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा नीचे जाते हैं। प्रोफेशनल असिस्टेंट आपका ग्रुप बी लेवल 6 5 पोस्ट है। ये आपका कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। PDF में जब आप ओपन करेंगे तो स्क्रॉल करके देख लेना, ठीक है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट आपका ग्रुप सी टोटल 4 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ये है। 2 आपका जनरल कैटेगरी का पोस्ट है और बाकी जो ये वाला है आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका EWS का है शायद एक, तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन पर सिर्फ। इसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 5 का 4 पोस्ट है। लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 4 का 1 पोस्ट है। लाइब्रेरी अटेंडेंट का मैंने शायद बता दिया है, ठीक है। 30 पोस्ट है, सॉरी यस। लाइब्रेरी अटेंडेंट का ग्रुप सी लेवल 1 30 पोस्ट है। लेबोरेटरी असिस्टेंट का ग्रुप सी लेवल 4 आपका 16 पोस्ट है। लैब अटेंडेंट का शायद मैंने पहले बता दिया था 45 पोस्ट है टोटल। इसके बाद जो भी इंजीनियरिंग कैडर से है उतना ज़्यादा वैकेंसीज तो नहीं है, पर फिर भी दिखा देते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रुप बी लेवल 7 1 पोस्ट है।
जनरल कैटेगरी में कोई वैकेंसीज़ नहीं है। तो शेड्यूल में रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी है। आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको शायद दिख जाएगा इधर। थोड़ा देख लेते हैं कि 1 2 3 थोड़ा देख लेते हैं। ये शायद ओबीसी में आपका एक सीट है, ठीक है। उसके बाद जब आप जाएंगे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एक ही सीट है, यूआर कैटेगरी के लिए एक सीट है। जूनियर इंजीनियर सिविल है, ग्रुप बी लेवल 6 9 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप बाद में पीडीएफ स्क्रॉल करके देख लेना, मैं अभी ऊपर से बता के जा रहा हूँ, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ग्रुप बी लेवल 6 एक पोस्ट है। जनरल कैटेगरी का कोई वैकेंसी नहीं है, ये सिर्फ रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। प्राइवेट सेक्रेटरी पीए लेवल 4 7 ग्रुप बी लेवल 7 पोस्ट है। यहाँ पे 7 वैकेंसीज़ है, जहाँ पे 4 जनरल कैटेगरी का वैकेंसीज़ है और बाकी 3 जो रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। मैं नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूँगा, तो आप देख लेना। पर्सनल असिस्टेंट पीए लेवल सी आपका है, आप ग्रुप बी लेवल 6, ठीक है। ये 8 वैकेंसीज़ है, जहाँ पे 5 आपका जनरल कैटेगरी का वैकेंसीज़ है और बाकी 3 जो है आपका रिजर्व कैंडिडेट का है, ठीक है। स्टेनोग्राफर है ग्रुप सी लेवल 4 दो वैकेंसीज़ है और 2 जनरल कैटेगरी का वैकेंसीज़ है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आपका ग्रुप बी लेवल 6 2 पोस्ट है, 2 जनरल कैटेगरी का ही वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट आपका ग्रुप सी लेवल 5 टोटल 17 पोस्ट है, जिसमें से 8 आपका जनरल कैटेगरी का पोस्ट है और बाकी जो है आपका रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ग्रुप सी लेवल 5 एक ही पोस्ट है जनरल कैटेगरी का। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट ग्रुप ए लेवल 12 पोस्ट है, एक ही है जनरल कैटेगरी का। और सिस्टम प्रोग्रामर ग्रुप ए लेवल 10 3 पोस्ट है, जिसमें से 2 जनरल कैटेगरी का है। टोटल 709 पोस्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा एब्रीविएशन में आते हैं। वीडी का मतलब होता है कि विजुअल डिसेबिलिटी, एचडी का मतलब होता है हियरिंग डिसेबिलिटी, ओडी का मतलब होता है ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी और एमडी का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे थोड़ा इस पार्ट को देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है इंक्रीज़ हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है। ये फाइनल वैकेंसीज़ नहीं है, इसलिए आपको दिखेगा कि इधर टेंटेटिव वैकेंसी लिखा गया है, क्योंकि रिज़ल्ट निकलने के बाद वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो वैकेंसी अगर इंक्रीज़ हुआ तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो लिखा गया है कि जो प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट निकला था उनके लिए लिखा गया कि वो कैंसिल हो गया है और आपको फ्रेशली यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम जाते हैं पे स्केल में कि कौन किसका पे स्केल है, ठीक है। ये आपका जो ग्रुप है ना, ग्रुप ए बी सी में डिवाइडेड है। तो जैसे कि आप इधर देखेंगे कि यहाँ पे जो ग्रुप बी लेवल वाइज आपका जो पे स्केल वैसे डिसाइड होगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर मैं देखता हूँ ऊपर, ठीक है, आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि आप कैसे समझोगे। जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ है, 405 पोस्ट है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में लिखा गया है कि ग्रुप सी लेवल 1 है। तो अगर आपको यहाँ से डिकोड करना है तो कैसे डिकोड करेंगे, तो ग्रुप सी लेवल 1 का जो सैलरी होगा वो 5,200 से 20,200 में होगा, ग्रेड पे 1,800, मतलब एमटीएस का ये सैलरी होगा। तो आपको वैसे चेक करना है कि आपका नोटिफिकेशन में आपका जो पोस्ट है वो कौन से ग्रुप का है और कौन से लेवल का है, वैसे ही आपको चेक करना है। ये ग्रुप ए एकेडमिक लेवल 14 जैसे कि हाईएस्ट पेड है और ये ग्रुप सी लेवल 1 जैसे कि लोएस्ट, इन तीनों का है ग्रेड पे का वजह से, ठीक है। अभी हम थोड़ा नीचे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एनपीएस के बारे में बताया गया है कि आप मतलब कॉन्फर्मेशन होने के बाद आपका जो पेंशन एनपीएस से गवर्नड होगा। उसके बाद ये एज लिमिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि पे लेवल 1 2 4 5 जैसे कि सभी ग्रुप सी पोस्ट जो है उसके लिए आपका एज लिमिट है 32 ईयर्स, मतलब आप 32 ईयर्स के बाद आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपका कोई एज रिलैक्सेशन है तो शायद आप अप्लाई कर पाएंगे, पर जनरल कैटेगरी के लिए 32 ईयर्स अपर एज लिमिट है।
पे लेवल 6 और 7 के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 35 इयर्स एज लिमिट है। ग्रुप बी पोस्ट है। एकेडमिक लेवल 10 एंड पे लेवल 10 आप देख लेना एक बार पीडीएफ में, ठीक है। वहाँ पे सब बाकी सब जो ग्रुप ए पोस्ट है उसके लिए 40 इयर्स एज लिमिट है फॉर जनरल कैटेगरी। पे लेवल 12 जो है 56 इयर्स है फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर ऑन डेपुटेशन। पे लेवल 12 50 इयर्स है फॉर द पोस्ट ऑफ, ये जनरल कैटेगरी का एज लिमिट है, फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी रजिस्टर एंड सीनियर सिस्टम एनालिस्ट। बाकी सब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आप देख लेना कि आपका एज रिलैक्सेशन कितना है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पे लेवल 14 जो है एकेडमिक लेवल 14 प्रेफरेबली बिलो 57 इयर्स, मतलब 57 इयर्स से कम आपका एज होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ रजिस्टर, फिनेंस ऑफिसर एंड लाइब्रेरियन। फिर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, जैसे कि ये डिटेल में आप बाद में देख लेना वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। मास्टर्स डिग्री इन 55% आप देख लेना कि अगर आपका क्वालिफ़िकेशन मैच होता है और एज लिमिट आपका मैच होता है तभी अप्लाई करना, ठीक है। ये पूरा डिटेल्स दिया गया है कि फिनेंस ऑफिसर का क्या होगा, कितना परसेंटेज मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब ये टेन्योर का हम बात कर लेते हैं जो हम पहले बताया था। टेन्योर है आपका 5 साल और टिल द एज ऑफ सुपर एन्यूटेशन, मतलब आपका रिटायरमेंट, दैट इज़ 62 इयर्स। जो भी पहला आएगा उसी वजह से आपका रिटायरमेंट तय होगा। मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के 5 साल बाद आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, या फिर अब आप ज्वाइन करेंगे, सपोज़ आपका 5 साल हुआ नहीं पर आपका 62 इयर्स एज हो गया, तब भी आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो ये और इसलिए और लिखा गया है कि 5 ईयर और टिल अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एन्यूएशन, ठीक है। आप देख लेना इन पोस्ट को। मैं थोड़ा जो जिसमें एक्चुअली वैकेंसी ज़्यादा है उसमें वो पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लाइब्रेरियन में देख लेना पीएचडी डिग्री मैंडेटरी है, ठीक है। और डेप्यूटी रजिस्टर का जब आप नोटिफिकेशन देख लेना, यहाँ पे 5 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ये प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जैसे हम जाएंगे नोटिफिकेशन की ओर, नीचे जाएंगे तो ये सारा आपको इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए असिस्टेंट लाइब्रेरियन का जो यहाँ पे दिया गया है, आपको 55 डिग्री मास्टर्स डिग्री में चाहिए लाइब्रेरी साइंस, और यहाँ पे कैंडिडेट को यूजीसी नेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर CSIR का, ठीक है। और अगर आपका पीएचडी है तो ये सब रेगुलेशंस के हिसाब से अगर आपका पीएचडी है तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और अगर आपका पीएचडी प्रायर टू जुलाई 11 है तो 2009, देन जो ऑर्डिनेंस है तो उस ऑर्डिनेंस के हिसाब से आपका वो लोग आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके लिए आपका नेट सेट का मैंडेटरी नहीं होगा, आप एग्जेम्प्टेड रह जाएंगे, ठीक है। ये पूरा डिटेल्स है, आप एक बार देख लेना। और यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन जो 2018 है आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा, गूगल करके एक बार देख लेना, ठीक है। असिस्टेंट रजिस्टर पर कोई वर्क एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। अगर आपका मास्टर डिग्री 55% है, किसी भी स्ट्रीम पे चलेगा तो आप एलिजिबल हो। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो और अगर आपका 55% मार्क्स है किसी भी स्ट्रीम पर, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर भी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई करना, वरना आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा, ठीक है। लेवल यहाँ पे जो मेंशन किया है कि इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, यूडीसी ऑफिस असिस्टेंट पे लेवल 4 पर अगर आप काम किए हो, या फिर आपका 8 इयर्स आप काम किए हो यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप सीनियर असिस्टेंट इन पे लेवल 6 पर आप काम किए हो, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ज़रा इसको डिटेल्स में एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट पर जैसे देखोगे कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। हालांकि एनी बैचलर्स डिग्री चलेगा, वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है।
यूडीसी में भी यहाँ पे देखोगे कि 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 35 वर्ड्स पर मिनट आपका टाइपिंग होगा। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन मतलब है आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का आपका देखा जाएगा कि आप कैसे हैंडल करते हो, ठीक है। आपका सीपीटी लास्ट में होगा। एलडीसी के लिए कोई वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत है नहीं, बैचलर्स डिग्री आपका इनफ रहेगा। और उसके बाद आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा जहाँ पे टाइपिंग टेस्ट आपको 35 वर्ड्स पर मिनट का देना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्शन यहाँ पे देख लो, विल बी थ्रू रिटन टेस्ट एंड वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एक वर्ड का होगा, एक एक्सेल का होगा, ठीक है। एटसेट्रा का मतलब पावर पॉइंट का भी एक जनरली दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है एमटीएस जो है आपका 10th पास होना चाहिए, या फिर आपका आईटीआई अगर आप पास है फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो भी आप एलिजिबल है। इन सब के लिए एक ट्रेड टेस्ट होगा, वो जो कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको सेपरेटली शायद वाया ईमेल इंटीमेट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रोफेशनल असिस्टेंट। यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा, या फिर बैचलर डिग्री के साथ आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लगेगा। तो देख लेना कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपका कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। इसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट में जाइए, तो यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस अगर आपका है तो आपको वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका पास मास्टर डिग्री नहीं है, आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री है, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, ठीक है। ये बात थोड़ा नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट में कोई वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, पर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस चाहिए। आपका 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग होना ज़रूरी है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब जनरली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ही कहा जाता है, ठीक है। उतना ज़्यादा कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनफ है। आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट मतलब कंप्यूटर का कुछ टेस्ट होगा। उसके बाद आपका आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जहाँ पे 10+2 रिकॉग्नाइज्ड है। आपका अगर लाइब्रेरी साइंस का कोई सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको। बाद में देख लेना, ये पूरा नोटिफिकेशन डिटेल्स में है। बैचलर्स डिग्री आपका 2 साल का वर्किंग चाहिए, ठीक है, लेबोरेटरी असिस्टेंट में, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स में देख लेना ये सब, ठीक है। और इसके बाद जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट आपका 10+2 इन एनी स्ट्रीम, आपका साइंस स्ट्रीम लगेगा। आपका 10+2 सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका साइंस चाहिएगा, ठीक है। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या फिर पीसीएम भी अगर आपका है तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर आपका 10 अगर आप 10+2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो आपका स्टेट बोर्ड विथ साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट चाहिए, और स्किल सर्टिफिकेट चाहिए प्रोग्राम लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। यहाँ पे भी आपका स्किल टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद जो है आपका असिस्टेंट इंजीनियर, आपका फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री चाहिएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस लगेगा, यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स में पीडीएफ में देख लेना, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में भी फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री और 3 इयर्स का वर्क एक्स लगेगा, देख लेना। जूनियर इंजीनियर सिविल में आपका बैचलर्स डिग्री लगेगा और आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। अगर आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो उसके साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आपका बीटेक है तो आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चलेगा। अगर आपका डिप्लोमा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा इन रेलिवेंट फील्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना ध्यान से। और जो स्किल टेस्ट होगा वो आपके लिए अलग अलग से बाद में डिसाइड कर लिया जाएगा। वो जो शॉर्टलिस्ट होंगे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद वो इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में भी बैचलर डिग्री, आपका बीटेक अगर है तो 1 साल का वर्क एक्स लगेगा। अगर आपका डिप्लोमा है तो आपका 3 साल का वर्क एक्स लगेगा, ठीक है। देख लेना, बाद में मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्राइवेट सेक्रेटरी पीए लेवल भी आपका बैचलर्स डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस आपका चाहिए एज पीए, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज ए स्टेनोग्राफर,
आपका स्टेनोग्राफी में 120 वाट पर मिनट इंग्लिश में चाहिए, या टाइपिंग स्पीड आपको 35 WPM चाहिए, दोनों चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जनरली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इनफ होता है। स्किल टेस्ट का नॉर्म्स जो है आपका 10 मिनट्स आपको डिक्टेशन लेना है। उसके बाद आपको आपने जो डिक्टेशन लिया है उसको एक कंप्यूटर में बैठ के फिर से ट्रांसक्राइब करके, मतलब डिकोड करके लिखना होगा, कि आप टाइप करना होगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, शॉर्ट हैंड कहते हैं इसको। तो जिनको शॉर्ट हैंड आता है वही स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। और बाकी तो सब सेम ही है, आपका स्किल टेस्ट और रिटन टेस्ट लगेगा। नीचे आपका पर्सनल असिस्टेंट जो है लेवल C है। ऊपर जो था वो शायद ग्रुप B, ये प्राइवेट सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट लेवल B था, ये लेवल C है, दो अलग है। ये थोड़ा जूनियर पोस्ट है। आपका बैचलर डिग्री लगेगा। यहाँ पे स्टेनोग्राफी में आपका 100 WPM चाहिए, वहाँ पे 120 WPM चाहिए था, यहाँ पे 100 WPM चाहिए। प्रोफिशिएंसी आपको 35 वाट पर मिनट आपको टाइप करना है, पहले जैसा ही है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 2 साल का एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर चाहिए, वरना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। स्किल टेस्ट नॉर्म जैसे कि आप देख सकते हैं, 10 मिनट में आपको 100 वाट पर मिनट, मतलब टोटल 1000 वाट आपको डिक्टेशन लेना पड़ेगा शॉर्ट हैंड में, और 40 मिनट में आप उसको फिर से डिकोड करके कंप्यूटर में टाइप करना पड़ेगा। फिर उसका प्रिंट आउट लेके उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। फिर आपका पोस्ट आता है स्टेनोग्राफर का, जहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन है। यहाँ पे स्टेनोग्राफी में सिर्फ स्टेनोग्राफर में आपका 80 WPM आपको चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग आपको 35 वाट्स पर मिनट चाहिए। ये आपका पूरा जो डिटेल्स है स्किल टेस्ट का 10 मिनट में होगा, 80 WPM। और इंग्लिश में और रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नीचे आते हैं जो लास्ट है आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। आपको ऑडियो विजुअल में एक आदमी लगेगा और कंटिन्यूइंग एजुकेशन में एक आदमी लगेगा। मास्टर डिग्री चाहिए, उसके साथ 2 साल का वर्क एक्स चाहिए, या फिर आपका बैचलर्स डिग्री के साथ 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल में देख लेना। यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट के बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और थोड़ा ये सब छोटा थोड़ा देख लेना कि टेक्निकल असिस्टेंट का क्या है। बैचलर्स डिग्री के साथ आपका 3 साल का वर्क एक्स लगेगा। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर ठीक है, देख लेना। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर आप थोड़ा देख लीजिए, बैचलर्स डिग्री आपका 3 साल का वर्क एक्स लगेगा। या फिर जो और करके आपको लिखा है वो बहुत ध्यान से आपको देखना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का लगेगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपका अप्लाई करने से पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वरना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। नीचे जो है आपका सीनियर सिस्टम एनालिस्ट है, BE BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको लगेगा। 55% 9 मार्क्स और 9 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। या फिर आपने अगर MSc कंप्यूटर साइंस MCA MTech किया है तो 55% के साथ आपको 8 साल का वर्क एक्स लगेगा। इसमें भी आपको रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जो यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा। ठीक है, और सबसे आखिर में हम देखते हैं सिस्टम प्रोग्रामर। आपका BE BTech कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका होना चाहिए क्वालिफ़िकेशन। 5 साल का एक्सपीरियंस आपका C++, जावा, डेटाबेसेस, MySQL, ओरेकल में होना चाहिए। और जितना भी यहाँ पे लिखा है 3 साल का, अगर ये आपका है फिर चलेगा, या फिर अगर ये एक या 2 पॉइंट आपके पास मतलब वैलिड नहीं होता, तो अगर आप ME MTech क्वालिफाइड है तो आप 3 साल का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस चाहिए C++, जावा, डेटाबेस में। ठीक है, तो देख लेना। और यहाँ पे जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये NTA कंडक्ट करेगा, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका कंडक्ट करेगा ये एग्ज़ाम। और अगर विश्व भारती देखता है कि कोई एलिजिबल कैंडिडेट कोई पोस्ट के लिए बचता नहीं है, तो वो उस पोस्ट को वैकेंट छोड़ सकता है। वो रिक्रूटिंग एजेंसी का मतलब रूल है। ठीक
ठीक है। और जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे अंडरलाइन करके लिखा गया है बोल्ड में कि एप्लीकेंट शुड पॉजेस द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब तो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन है जैसे कि हर नोटिफिकेशन में रहता है, ठीक है। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट और नॉट कंडक्ट प्रैक्टिकल टेस्ट वेर एवर डीम्ड फिट। द यूनिवर्सिटी ऑल्सो रिजर्व्स द राइट टू कंडक्ट प्रैक्टिकल टेस्ट फॉर द पोस्ट्स not mentioned as per the above recruitment. The detailed modalities guidelines will be decided by the university as per requirement. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर किसी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर जाते हैं और सपोज़ नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है कि कोई स्किल टेस्ट होगा उस पोस्ट के लिए, तो बाद में यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स को छांटने के लिए या फिर फ़िल्टर करने के लिए कोरिजेंडम ला के स्किल टेस्ट का मतलब ऐलान कर सकता है। तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वो आपको बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा अगर होता है तो। सबसे ज़रूरी बात जो एज रिलैक्सेशन है, अगर आप SC ST है तो आपका 5 साल का एज लिमिट आपका रिलैक्सेशन है। मतलब जैसे हमने देखा था कि लेवल 1 के लिए 32 इयर्स आपका एज लिमिट था जनरल कैटेगरी के लिए, तो एक रिजर्व कैंडिडेट अगर वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करेगा वो उसके बाद तो वो 32 + 5 मतलब 37 इयर्स तक वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो SC ST कैंडिडेट आप इस एज रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा ध्यान से डिटेल में देख लीजिएगा। जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स है, एक सर्विसमैन 5 साल है, PWD के साथ अगर आप SC ST भी है तो 15 इयर्स है, PWD प्लस अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर है, NCL का मतलब है नॉन क्रीमी लेयर, अब 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। PWD कैंडिडेट्स मतलब हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है। 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपका है। जनरल कैटेगरी का जो एज लिमिट है उसके साथ आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। मतलब लेवल 1 के लिए अगर 32 इयर्स एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए, तो OBC नॉन क्रीमी लेयर अगर आप 35 इयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, 32 + 3, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप एक परमानेंट एम्प्लॉय है किसी गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका 5 इयर्स ऑफ द नंबर ऑफ इयर्स इनकम्प्लीटेड विच एवर इज़ लेस प्रोवाइडेड दे हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 3 इयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस। मतलब अगर आप 3 साल का काम किए हो तो आप 5 साल या फिर नंबर ऑफ इयर्स जो भी आप कंप्लीट किए हो, जो भी कम होगा उसके हिसाब से डिसाइड होगा आपका एज रिलैक्सेशन। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो भी वर्किंग कैंडिडेट्स है गवर्नमेंट में, आप जब ज्वाइन करेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये आपका स्क्रूटिनी किया जाएगा, ठीक है। ये आपका अपर एज लिमिट के लिए एक नोट दिया गया है, देख लेना। रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल्स है उसके हिसाब से हो जाएगा। आपका जो SC ST कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका फिनेंशियल ईयर 2023-2024 में वैलिड होना चाहिए, ठीक है। और आप 1 अप्रैल 2023 के बाद इशू होना चाहिए, तभी इसको वैलिड माना जाएगा, वरना आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि DOPT का जो रूल्स है। हाँ, जो लोग भी कास्ट सर्टिफिकेट करवाते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वेबसाइट में जाके कास्ट सर्टिफिकेट नया जो है अप्लाई कर देना अगर आपके पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का इधर नहीं चलेगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, ठीक है। और यह तो सब लिखा गया है, आप थोड़ा देख लेना रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। EWS कैटेगरी का जो है DOPT में, ठीक है। और उसके बाद जो है कि अगर आप PWD कोटा का सुविधा पाना चाहते हो, अगर कोई ऐसा PWD कैंडिडेट है, ठीक है, तो उनके लिए एक न्यू इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो एप्लीकेंट का जो डिसेबिलिटी है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए,
अगर 40% से कम आप डिसेबल हो गए तो आप पीडब्ल्यूडी कोटा में आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो भी वर्किंग कैंडिडेट्स है स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू ऑटोनोमस बॉडीज़ में काम कर रहे हो, वहाँ पे नो एनओसी जैसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका एम्प्लॉयर से आपको लाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको वो दिखाना पड़ेगा। अगर आप वो दिखा नहीं पाए तो आपको मतलब वो आगे नहीं जाने देंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। तो ये सब चीज़ें थोड़ा देख लेना, ठीक है। और कैनवासिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, देख लेना। इन केस अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। और अगर कोई लीगल मैटर होता है तो अगर आप यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कोई केस करना चाहते हो, सपोज आपको कुछ मतलब ग्रीवांस है, तो वो जुरिसडिक्शन विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट कैलकाटा वेस्ट बंगाल, ठीक है। पहले तो ये जो वैकेंसी में इंक्रीज डिक्रीज़ हो सकता है ये तो पहले भी बताया था, ठीक है। एंड अगर यूनिवर्सिटी को बाद में पता चलता है कि उनके साइड में कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और वो रिज़ल्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स scrutiny may not be undertaken at the time of recruitment examination. In anticipation of the huge number of applicants, scrutiny of the eligibility etc. may not be undertaken. Therefore, applicants will be provisionally admitted. The candidates are advised to go through the recruitment of the education and satisfy themselves that they are eligible एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड। मतलब ये है कि आप जब अप्लाई करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको एग्ज़ाम में बुला लिया जाएगा, पर बाद में अगर आपको देखेंगे कि आप एलिजिबल नहीं है तो डीवी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप पहले से ही देख लेना कि आप एलिजिबल है कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिएगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एंड सेटिस्फाई देमसेल्व्स दैट दे आर एलिजिबल एज़ पर द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड। तो आप खुद से एक बार देख लीजिएगा, किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश मत कीजिए, वरना आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बाद आपको सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा, स्क्रूटिनी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एक चीज़ जान लेना कि अगर आप एग्ज़ाम देने गए तो मेयरली अपियरिंग इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड क्वालिफाइंग द टेस्ट इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग इंटरव्यू। मतलब आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना होगा थोड़ा हायर मार्जिन से, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में रह सको। बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है बहुत ही हाई है, मुझे पता है, आप एक बार देख लेना। जैसे ग्रुप सी पोस्ट के लिए 900 पोस्ट है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आप फ्री अप्लाई कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है आप देख लेना। ग्रुप ए पोस्ट के लिए थोड़ा हाई है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए थोड़ा लो है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए 900 है, मुझे मालूम है कि थोड़ा हाई है, पर कुछ कर नहीं सकते। SC ST के लिए 225 है। ग्रुप सी लेवल 1 2 3 4 5। जनरल कैंडिडेट EWS और OBC के लिए 900 है। SC ST के लिए 225 रुपया है। और वुमेन के फीमेल कैंडिडेट्स और जो लोग PWD है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी कहीं पर भी नहीं है। तो वुमेन कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे देख लेना कि वेटेज फॉर रिटन टेस्ट जो होगा आपका 70% रहेगा। और जिस पोस्ट में इंटरव्यू है उसके लिए आपका 30% इंटरव्यू में काउंट होगा, जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू है। और एप्लीकेंट्स को अगर जो पोस्ट में इंटरव्यू है उसमें अगर एप्लीकेंट्स को बुलाना है तो 1:15, मतलब अगर एक पोस्ट यूनिवर्सिटी पब्लिश करता है तो 15 लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, जिस पोस्ट में इंटरव्यू है, ठीक है।
और आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको सेपरेटली एप्लीकेशन फ़ीस हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम देना हो, इंटरव्यू देना हो, स्किल टेस्ट देना हो, आपको खुद के पैसे से जाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी आपको कुछ मतलब रीइम्बर्स नहीं करेगा, जैसे आपको लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा देख लेना कि लास्ट डेट क्या है, एप्लीकेशन लिंक है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन लिंक दिया गया है। आप हाइपर लिंक है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको पोर्टल पे लेके चला जाएगा, ठीक है। और 16 में रात 12 बजे से पहले आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ठीक है। ये आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है, सिलेबस है, जो डिटेल में इधर दिया गया है एट द एंड ऑफ द नोटिफिकेशन। आप इसको स्क्रॉल करके एक बार देख लेना, अच्छी तरीके से पूरा दिया गया है डिटेल में कि कौन कौन सा मतलब टॉपिक के ऊपर आपका टेस्ट होगा, ठीक है, कहाँ पे आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, किस किस चीज़ के ऊपर आपका टेस्ट होगा, पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन के एंड में आपको दिया गया है, ठीक है। और क्वालिफाइंग क्या क्या रहेगा जहाँ पे इंटरव्यू है, ठीक है, कितना % पे क्वालिफाइंग होगा, थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो चलते हैं, आज के वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आखिर में सबको कहना चाहेंगे कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस वीडियो को पहुंचा सके। थैंक यू दोस्तों।